नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का चैप्टर 14। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले अगर आपने इससे पहले के अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी इंद्रिय, बुद्धिमानी के मंदिर का दरवाजा। 13वां सिद्धांत छठी इंद्रिय के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा व्यक्ति के प्रयास से उसके द्वारा किसी भी मांग के बिना स्वेच्छा से संवाद कर सकती है और करेगी। यह सिद्धांत दर्शन का शीर्ष बिंदु है। यह केवल पहले अन्य 12 सिद्धांतों में माहिर होने पर ही आत्मसात किया, समझा और लागू किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वह भाग है जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे प्राप्तकर्ता समुच्चय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसके माध्यम से परिकल्पनाएं, योजनाएं और विचार मस्तिष्क में कौंधती है। कौंध को कभी कभी अंतर्ज्ञान या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। छठी इंद्रिय विवरण खारिज कर देती है। इसे एक ऐसे व्यक्ति को वर्णित नहीं किया जा सकता जिसने इस दर्शन के अन्य सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है, क्योंकि इस तरह के एक व्यक्ति को वह ज्ञान और कोई अनुभव नहीं है जिसके साथ छठी इंद्रिय की तुलना की जा सकती है। छठी इंद्रिय की समझ केवल ध्यान से, अंदर से, मन के विकास के माध्यम से आती है। छठी इंद्रिय शायद आदमी के परिमित मस्तिष्क और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच संपर्क का माध्यम है, और इस कारण यह मानसिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है। इसे वह बिंदु माना जाता है जिस पर आदमी का मस्तिष्क सार्वभौमिक मस्तिष्क के संपर्क में आता है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद आप एक बयान को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो अन्यथा आपके लिए अविश्वसनीय हो सकता है। अर्थात छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आसन्न खतरों से बचने के लिए समय रहते उनकी चेतावनी दी जाएगी और समय रहते उन्हें गले लगाने के अवसरों के बारे में सूचित किया जाएगा। छठी इंद्रिय के विकास के साथ आपकी मदद के लिए और आपकी बोली करने के लिए एक मसीहा आता है, जो हर समय आपके लिए बुद्धि के मंदिर का दरवाज़ा खोल देगा। चाहे या नहीं, यह सत्य का एक बयान है। सिवाय इस पुस्तक के पन्नों में वर्णित निर्देशों या कुछ इसी तरह की प्रक्रिया की पद्धति का पालन करके आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेखक को चमत्कार में विश्वास नहीं है, न ही वह उसका एक वकील है, क्योंकि उन्हें यह समझने के लिए प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है कि प्रकृति कभी अपने स्थापित कानूनों से भटकती नहीं है। उसके कानूनों में से कुछ तो इतने समझ से बाहर होते हैं कि वे ऐसा उत्पादित करते हैं जो चमत्कार होना दिखाई देते हैं। छठी इंद्रिय एक ऐसे चमत्कार की तरफ पास आती है जैसा मैंने कभी कुछ भी अनुभव किया है, और यह उस तरह से प्रकट केवल इसलिए होती है क्योंकि मुझे वह विधि समझ में नहीं आती जिसके द्वारा यह सिद्धांत चल रहा होता है। लेखक को इतना पता है, एक शक्ति या एक प्रारंभिक कारण यह एक प्रज्ञा जो पदार्थ के हर परमाणु में व्याप्त है और आदमी के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा की हर इकाई को गले लगाती है। यह अनंत प्रज्ञा ओक के फल को ओक के पेड़ में परिवर्तित करती है। गुरुत्व कानून के जवाब में पानी के पहाड़ों से नीचे प्रवाहित होने का कारण बनती है। दिन के बाद रात होती है और गर्मी के बाद सर्दी। प्रत्येक अपनी उचित जगह और दूसरों से रिश्ता बनाए रखता है। यह प्रज्ञा इस दर्शन के सिद्धांत के माध्यम से इच्छाओं को ठोस या भौतिक रूप में परिणत करने में सहायता करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसके साथ प्रयोग किया है और इसका अनुभव किया है। पिछले अध्याय के माध्यम से क्रमशः आप इस आखिरी सिद्धांत तक पहुंचे हैं। यदि आपने पूर्ववर्ती सिद्धांत में से प्रत्येक में महारत हासिल की है तो आप अब यहाँ किए गए अद्भुत दावों में उलझे बिना स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि आपने अन्य सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है तो इससे पहले कि आप निश्चित रूप से निर्धारित करें कि चाहे या नहीं इस अध्याय में किए गए दावे, तथ्य या कल्पना, आपको ऐसा करना चाहिए। जब मैं नायक पूजा की उम्र से गुजर रहा था, मैंने अपने आप को उनकी नकल करने की कोशिश करते पाया जिनकी मैं सबसे अच्छी प्रशंसा करता था। इसके अलावा मैंने पता किया कि आस्था का तत्व जिसके साथ मैं अपने आदर्श लोगों की नकल करने का प्रयास करता हूँ, उसने काफ़ी सफलतापूर्वक वैसा ही करने का मुझे महान क्षमता दी है। मैंने नायक पूजा की आदत को अपने आप को पूरी तरह से कभी मुक्त नहीं किया, हालांकि मेरी उम्र बीत चुकी है, जिसके बाद आमतौर पर इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाती है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सही मायने में महान होने वाली अगली चीज़ लगभग हर संभव रूप में भावना और कार्रवाई से महान का अनुसरण करती है। बहुत पहले मैंने कभी प्रकाशन के लिए या जनता के बीच एक भाषण देने के प्रयास में एक पंक्ति लिखी थी। मैं 9 लोगों जिनका जीवन और जीवन कार्य मेरे लिए सबसे प्रभावशाली हो गया था, उनकी नकल करने की कोशिश करने द्वारा अपने खुद के चरित्र को आकार देने की आदत का अनुसरण करता हूँ। ये 9 आदमी इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बरबैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी थे। वर्षों लंबी अवधि तक हर रात मैं इस समूह के साथ एक काल्पनिक परिषद की बैठक आयोजित करता था, जिसे मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहा करता था। प्रक्रिया यह थी,
रात में सोने जाने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में मनुष्य के समूह को अपने साथ अपनी परिषद मेज के चारों ओर बैठे हुए देखा करता था, जहां मेरे पास न सिर्फ उन लोगों के बीच बैठने का एक अवसर था जिन्हें मैं बहुत अच्छा मानता था, बल्कि मैं वास्तव में अध्यक्ष के रूप में सेवा करके इस समूह पर प्रभुत्व रखता था। इन रात्रि बैठकों के माध्यम से अपनी कल्पना में लिप्त होने में मेरा एक बहुत ही निश्चय उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य था मेरे अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करना, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्र के समग्र का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें साकार करना। प्रारंभिक जीवन में जैसा मैंने किया था, मुझे अज्ञानता और अंधविश्वास के माहौल में जन्मजात बाधा दूर करना था। मैंने जानबूझकर अपने आप को यहाँ वर्णन किए गए विधि के माध्यम से स्वैच्छिक पुनर्जन्म का कार्य सौंपा। स्वतः सुझाव के माध्यम से चरित्र निर्माण। मनोविज्ञान का एक तत्पर छात्र होने के नाते जाहिर है मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य आज जो कुछ बन गए हैं वे अपनी प्रभावी विचारों और इच्छाओं की वजह से है। मुझे पता है कि हर गहरी बैठी हुई इच्छा एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके माध्यम से इच्छा को हकीकत में परिणत किया जा सकता है। मुझे पता था कि चरित्र निर्माण में आत्म सुझाव एक शक्तिशाली कारक है, कि यह असल में वह एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है। मस्तिष्क संचालन के सिद्धांत के इस ज्ञान के साथ मेरे चरित्र के पूर्ण निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मैं काफ़ी अच्छी तरह से हथियारबंद था। इन काल्पनिक परिषद की बैठक में मैं ज्ञान के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मुलाकात करता था। मैं प्रत्येक से योगदान करने की कामना रखता था। श्रव्य शब्दों में प्रत्येक सदस्य को अपने आप निम्नलिखित के अनुसार संबोधित करता था। श्रीमान इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जिसने आपके जीवन को प्रतिष्ठित किया। मैं कहता हूँ कि आपने मेरे अवचेतन मन पर अपने कुछ गुणों का एक प्रभाव छोड़ा है जो आपको प्रकृति के नियमों को समझने और स्वयं को उसको अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रयोजन से जो भी ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं उन तक पहुँचने और आहरित करने में आपने मेरी सहायता की है। श्रीमान बर्बैंक, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आपको प्रकृति के नियमों को इतना अनुरूपित करने में सक्षम बनाता है कि आप नागफनी के अपने कांटे त्यागने और एक खाद्य पदार्थ बन जाने को विवश कर देते हैं। मुझे उस ज्ञान की पहुंच प्रदान करे जो आपको घास की 2 पत्तियां उगाने में सक्षम बनाता है, लेकिन जहां एक पहले उगती है और आपके लिए अकेले सफलतापूर्वक लिली के मुलम्मे में आपको फूलों के रंगों का अधिक भव्यता और सद्भाव के साथ मिश्रण करने में मदद करती है। नेपोलियन मनुष्यों को उनके बड़ी और अत्यधिक दृढ़ संकल्पित कार्रवाई की भावना के प्रति प्रेरित करने और जागृत करने की आपकी जो अद्भुत क्षमता है उसे अनुकरण से प्राप्त करने की मेरी आपसे इच्छा है। इसके अलावा अस्थायी विश्वास की भावना का अधिग्रहण करने के लिए जो आपको हार को जीत में बदलने और अचानक उपस्थित होने वाली बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। भाग्य के सम्राट, अवसर के राजा, नियति के यार, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। श्रीमान पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता, साहस और स्पष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जिसके साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है जो आपको इतना प्रतिष्ठित बनाती है। श्रीमान डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह का पक्षपात के बिना कारण और प्रभाव का अध्ययन करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत एक उदाहरण। श्रीमान लिंकन, आपकी न्याय की गहरी समझ, धैर्य की अथक भावना, हास्य का बोध, मानव की समझ और सहिष्णुता जो आपकी विशिष्ट विशेषताएं थी, मैं उनसे अपने चरित्र का निर्माण करने की इच्छा रखता हूँ। श्रीमान कार्नेगी, मैं एक जीवन क्रम की अपनी पसंद के लिए आपका पहले से ही आभारी हूँ जिसने मुझे अपार खुशी और मन की शांति प्रदान की है। मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की पूरी समझ प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आपने एक महान औद्योगिक उद्यम के निर्माण में बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। श्रीमान फोर्ड, आप मनुष्य के बीच सबसे अधिक सहयोगी रहे जिन्होंने मेरे काम के लिए आवश्यक सामग्री के अधिकांश की आपूर्ति की है। मैं आपको अटलता, दृढ़ संकल्प, शिष्टता और आत्मविश्वास की भावना प्राप्त करना चाहता हूँ जिसने आपको गरीबी, संगठन, एकजुटता और मानव प्रयास को आसान बनाने में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाया, जिससे मैं आपके नक्शे कदम पर चलने में दूसरों की मदद कर सकता हूँ। श्रीमान एडिसन, मैंने आपको अपनी दाहिनी तरफ अपने सबसे निकट बैठाया है क्योंकि सफलता और विफलता के कारणों पर मेरे शोध के दौरान आपने मुझे अपना व्यक्तिगत सहयोग दिया है। मैं आपसे आस्था की अद्भुत भावना जिसके साथ आपने प्रकृति के इतने रहस्यों का पर्दाफाश किया है, निरंतर परिश्रम की भावना जिसके साथ आपने इतनी बार हार से जीत छीन ली है, प्राप्त करना चाहता हूँ।
काल्पनिक मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका चरित्र के लक्षण के अनुसार, जिसमें मैं उस तत्काल समय में सबसे अधिक दिलचस्पी प्राप्त करता था, अलग अलग होता था। मैंने श्रम साध्य देखभाल के साथ उनके जीवन के अभिलेखों का अध्ययन किया। रात की इस प्रक्रिया के कुछ महीनों बाद मैं इस खोज से चकित था, ये काल्पनिक आकृतियाँ जाहिर तौर पर वास्तविक बन गई। इन 9 लोगों में से प्रत्येक ने व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की, जिसने मुझे हैरान कर दिया। उदाहरण के लिए, लिंकन ने हमेशा देर से आने, उसके औपचारिक परेड में घूमते रहने की आदत विकसित की। जब वे आए, अपने हाथ पीछे बंधे हुए वे बहुत धीरे धीरे टहलते रहे और एक बार जब पास से गुजर रहे थे तो रुक गए और क्षण भर के लिए अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा। वे अपने चेहरे पर हमेशा गंभीरता के अभिव्यक्ति ओढ़े रहते थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए शायद ही कभी देखा था। एक पृथककृत राष्ट्र की परवाह ने उन्हें कब्र बना दिया था। लिंकन ने खुद में हर बैठक के बाद मेज से उठने वाले अंतिम व्यक्ति होने की आदत विकसित की हुई है। एक अवसर पर वे मेज के छोर के पास झुके हुए थे, उनकी बाहें मुड़ी हुई थी और कई मिनट तक उस स्थिति में बने रहे। मैंने उन्हें परेशान करने का कोई प्रयास नहीं किया। अंत में उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, उठे और दरवाजे पर गए, फिर घूम पड़े, वापस आए और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, मेरे बच्चे, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने में यदि आप दृढ़ रहते हो तो आपको बहुत साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन याद रखें, जब कठिनाइयां आपसे आगे निकल जाती है तब आम लोगों को सामान्य ज्ञान होता है, विपरीत परिस्थिति इसका विकास करेगी। एक शाम एडिसन सभी दूसरों से पहले आ गए। वे पास आए और मेरे बाएं तरफ बैठ गए जहां इमर्सन बैठा करते थे और कहा, जीवन के रहस्य की खोज देखना आपकी किस्मत में है। जब समय आएगा आप देखेंगे कि जीवन में ऊर्जा या संस्थाओं की बड़ी जमघट लगी हुई है। प्रत्येक उतना ही बुद्धिमान है जितना मनुष्य खुद के होने के लिए सोचता है। जीवन की ये इकाइयाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक साथ समूहबद्ध होगी और सामंजस्य की कमी के द्वारा उनके बिखर जाने तक एक साथ बनी रहेगी। इन इकाइयों में मनुष्यों के समान ही राय में मतभेद होते हैं और अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। ये बैठक जिन्हें आप आयोजित कर रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। वे आपके बचाव के लिए जीवन की उन इकाइयों में से कुछ लाएंगे जिसने आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों की उनके जीवन के दौरान सेवा की थी। ये इकाइयाँ अनंत हैं, वे अमर हैं। आपके खुद के विचार और इच्छाएं चुंबक के रूप में कार्य करते हैं जो वहां से बाहर जीवन के महान महासागर से जीवन की इकाइयां को आकर्षित करते हैं। केवल अनुकूल इकाइयां आकर्षित होती है, वे जो आपकी इच्छाओं की प्रकृति के साथ मेल खाती है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने कमरे में प्रवेश करना शुरू किया। एडिसन उठे और अपनी सीट के चारों ओर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगे। जब यह हुआ, एडिसन अभी भी जी रहे थे। इसने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं उनसे मिलने चला गया था और उन्हें इस अनुभव के बारे में बताया। वे मोटे तौर पर मुस्कुराए और कहा, आपका सपना उससे कहीं अधिक एक वास्तविकता था जितना इसके वास्तविक होने के बारे में आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं जोड़ा। ये बैठकें इतनी यथार्थपरक बन गई कि मुझे इनके परिणामों का डर लगने लग गया और कई महीनों तक मैंने उन्हें बंद कर दिया। ये अनुभव इतने अलौकिक थे कि मैं डर गया कि यदि मैंने इन्हें जारी रखा तो मुझे यह तथ्य दिखाई देना बंद हो जाएगा कि ये बैठकें विशुद्ध रूप से मेरे काल्पनिक अनुभव थी। मेरे अभ्यास बंद कर देने के करीब 6 महीने बाद एक रात जब मैं जागा या कुछ सो रहा था, तभी मैंने लिंकन को अपने बिस्तर के बगल में खड़े हुए देखा। उन्होंने कहा, जल्दी ही दुनिया को आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। यह अराजकता की अवधि से गुजरने जा रही है जिसमें पुरुष और महिलाएं अपना भरोसा खो देंगे और दहशत ज़दा घायल बन जाएंगे। अपने कामों को आगे बढ़ाओ और अपने दर्शन को पूरा करो। यही आपके जीवन का मिशन है। अगर आप किसी भी कारण से इसकी उपेक्षा करते हैं तो आप प्रारंभिक अवस्था में दुर्बल हो जाएंगे और वापस उस चक्र को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसके माध्यम से आप हजारों साल के दौरान गुजर चुके हैं। अगली सुबह मैं यह बताने में असमर्थ था कि मैंने जो सपना देखा था क्या यह वास्तव में सपना ही था या मैं जाग रहा था। यह जो भी था, मैंने इसके बाद इसे कभी नहीं अनुभव किया, लेकिन मुझे पता है कि सपना, यदि यह एक सपना था, अगले दिन मेरे मस्तिष्क में यह इतना स्पष्ट था कि मैंने अगली रात अपनी बैठकें फिर से शुरू कर दी। हमारी अगली बैठक में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ कमरे में मौजूद हुए और परिषद की मेज पर अपने पूर्व नियत स्थानों पर खड़े थे। तभी लिंकन ने एक गिलास उठाया और कहा, सज्जनों,
आइए हम अपने दोस्त के लिए एक जाम पिए जो अपने समूह में वापस आ गया है। उसके बाद मैंने अपने मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को जोड़ना शुरू किया जब तक कि यह 50 से अधिक नहीं हो गया। यह पहली बार है कि मैंने इसका उल्लेख करने का साहस किया है। इसके पहले मैं इस विषय पर चुप बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के मामलों के संबंध में मेरे अपने दृष्टिकोण से मैं जानता था कि यदि मैंने अपने असमान अनुभव का वर्णन किया तो मैं गलत समझा जा सकता हूँ। अपने अनुभवों को मुद्रित पृष्ठ में बदलकर मैं अब उत्साहित हो गया हूँ क्योंकि वे क्या कहते हैं के बारे में मैं बीते चुके वर्षों के मुकाबले अब कम चिंतित हूँ। परिपक्वता के आशीर्वादों में से एक यह है कि यह कभी कभी एक व्यक्ति में लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे की परवाह किए बिना अधिक साहस उत्पन्न करता है। मुझे गलत न समझा जाए, मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने मंत्रिमंडल की बैठक को पूरी तरह काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन मैं खुद को यह सुझाव देने का हकदार मानता हूँ कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य विशुद्ध रूप से काल्पनिक हो सकते हैं और बैठकों का अस्तित्व भी मेरी अपनी कल्पना में ही है, लेकिन मुझे रोमांस के गौरवशाली रिश्तों पर ले गए। उन्होंने वास्तविक महानता की सराहना को फिर से जगाया, रचनात्मक प्रयास को प्रोत्साहित किया और ईमानदार विचार के अभिव्यक्ति का हौसला बढ़ाया। सो दोस्तों, इस पुस्तक का हमारा अगला अध्याय होने वाला है भाई के 6 बुद्धों को चतुराई से कैसे मात दे। तो आपके लिए जल्दी नई वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए अगर आपने इस अध्याय से कुछ सीखा है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।